बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कल हमने टॉपिक देखा था उसके बेस पे न्यूमेरिकल। ठीक है, जो हैश लो किया था हमने उसमें हमने एप्लीकेशंस देखी थी। मैंने कहा था कि जो हैश लो होता है वो बेटा किसमें हेल्प करता है, जो जितने भी रिएक्शंस होती हैं उनकी एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। चाहे वो फ्यूज़न हो, सब्लिमेशन हो, कंबशन हो, फॉर्मेशन हो, सभी टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है उनमें एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो आज मैं आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आई हूँ, वो हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, देखो बेटा, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। आपको कार्बन डाइसल्फाइड की फॉर्मेशन के लिए एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, given that the enthalpy of combustion of carbon disulfide is, जो एंथैल्पी है किसकी, कार्बन डाइसल्फाइड की, लेकिन बेटा उसमें क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, तो उसके लिए एंथैल्पी है आपके पास ये वैल्यू। ठीक है, एंड सल्फर और जो ऑक्सीजन कार्बन जो है उनमें भी कंबशन होगा और उनकी जो एंथैल्पी होगी उनकी वैल्यूज आपके पास दी हुई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कंबशन वाली रिएक्शंस लिखेंगे और उनके लिए जो एंथैल्पीज दी हुई है वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्मेशन देखेंगे कार्बन डाइसल्फाइड की। तो फर्स्ट इसमें जब आप सॉल्यूशन करते हो तो देखो फर्स्ट भी देखो कंबशन हो रहा है किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड, मतलब CS2 है, उसमें क्या हो रहा है बेटा, कंबशन, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्न हो रहा है। और जब भी बर्न होगा तो यहाँ पर क्या रिलीज होगी, देखो बेटा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके CO2 बनाता है एंड सल्फर के साथ भी कंबाइंड होके क्या बनाएगा, SO2। अगर हाइड्रोजन होता तो वाटर निकल जाता। ठीक है, अब इस रिएक्शन को पहले आप बैलेंस करोगे, सल्फर 2 है, आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन 1 है, सल्फर 2 हो गए। अब ऑक्सीजन देखो 4 + 2 6, यहाँ कितने हैं 2, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपके पास इसके लिए जो डेल्टा H की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, देखो ये 110.2। अब देखो बेटा कंबशन हो रहा है तो ये किस में आएगी, माइनस में। अगर क्वेश्चन के अंदर ये शो नहीं है तो आपको खुद को ध्यान रखना है, क्योंकि बेटा इसमें लिखा हुआ है कि ये एंथैल्पी किसके लिए है, कंबशन हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और कंबशन भी हमेशा किस में आती है, नेगेटिव के अंदर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है सल्फर है, सल्फर का भी कंबशन हो रहा है और ये क्या बनाएगा, SO2। इसके लिए जो डेल्टा H की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, देखो ये 297, माइनस में लिखना है आपको, 297.4। क्लियर। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट है कार्बन, कार्बन में भी क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है और CO2 गैस रिलीज होगी। इसके लिए डेल्टा H कितना दिया हुआ है, -394.5। याद रखना है बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन में माइनस नहीं दिया हुआ है तो आप माइनस नहीं लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में माइनस दिया हो। ठीक है, आपको खुद को ध्यान रखना है, कंबशन हो रहा है तो ये किस में आएगी, नेगेटिव में, क्योंकि कंबशन में हमेशा हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो बेटा ये जो आपके पास इक्वेशन आई इसको हम नेम दे देते हैं। ये सपोज इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये हमारे पास थर्ड है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दी हुई है। अब पूछा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड की फॉर्मेशन कैसे होती है बेटा, देखो कार्बन जब सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है। तो हम यहाँ S2 की जगह क्या लिखेंगे, 2S। ठीक है, सल्फर कितने हैं, 2, कार्बन है 1 और ये क्या बनाएगा, CS2। इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या यूज हुआ है। देखो कार्बन यूज हुआ, इन तीनों इक्वेशन में कार्बन दिख रहा है, ये ना इक्वेशन थर्ड के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड लेंगे। ठीक है,
प्लस का साइन। अब सल्फर आपको दिख रहा है ये रहा, बट यहाँ सल्फर कितने हैं 2, यहाँ ओनली 1 सल्फर है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू सल्फर वाली इक्वेशन है सेकेंड, हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन थर्ड का मतलब बेटा आप यहाँ लोगे एंथैल्पी चेंज ऑफ इक्वेशन थर्ड, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इक्वेशन सेकेंड का मतलब आप यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। एंड बेटा आप देखो यहाँ जो CS2 है एज ए प्रोडक्ट है, बट यहाँ एज अ रिएक्टेंट है, और एज अ रिएक्टेंट होने की वजह से बेटा इसको हम लिखेंगे माइनस के अंदर, ये चीज आपको नोट करनी है। देखो यहाँ रिएक्टेंट है, इन वाली इक्वेशंस में भी कार्बन रिएक्टेंट की फॉर्म है, सेम है, तो इसीलिए पॉजिटिव फॉर्म लेंगे। सल्फर यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ भी रिएक्टेंट है, तो आपको पॉजिटिव लगा के फिर इसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। CS2 यहाँ भी CS2 है, बट यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है, तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या होगा माइनस। एंड इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा। इक्वेशन थर्ड की वैल्यू देखो डेल्टा एच की क्या है -394.5, क्लियर। प्लस का साइन लगाया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन सेकेंड का डेल्टा एच क्या है बेटा -297.4, ठीक है। माइनस का साइन लगाओगे और इक्वेशन फर्स्ट के लिए वैल्यू देखोगे किसमें है माइनस में 110.2। क्या करना है देखो, ये -394.5 एज इट इज, प्लस माइनस किसमें हो जाएगा माइनस में, बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, ठीक है। एंड माइनस माइनस किस में आ जाएगा प्लस में 110.2। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, आपको पता है माइनस माइनस की जो वैल्यू होती है वो ऐड हो जाती है, बट होती किस में है माइनस में होती है, ठीक है। तो मैं बेटा यहाँ पर शो कर देती हूँ, आपको नीचे ही लिखना है, हमारे पास स्पेस कम है तो मैं साइड में लेके चलूँ। माइनस की ही वैल्यू है, ठीक है। अब आप इसको ऐड करोगे 3.9 8 9, ठीक है। जब आप इनको ऐड करोगे देख लो आप, 8 + 5 करोगे कितना आएगा 13, एंड 4 + 4 8, 1 पावर थी 9, 9 + 9 18, एंड 3 + 5 8 एंड 1 पावर 9, ठीक है, क्लियर है। माइनस प्लस एज इट इज 110.2, आपको एज इट इज करना है। अब देखो माइनस की डिजिट बड़ी है, दैट मीन्स माइनस होगा, और माइनस में वैल्यू आएगी, क्या आएगी इक्वल का साइन लगाते हुए चलना है, 1 पॉइंट यहाँ 9, यहाँ 7 और यहाँ 8, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। बेटा पूछा क्या है डेल्टा एच, किसमें दी हुई है किलो जूल मॉल इनवर्स के अंदर, तो आप इसका आंसर जब लिखोगे तो किलो जूल मॉल इनवर्स में क्या लिख दोगे इसकी यूनिट, क्लियर। तो ये आ गया डेल्टा एच, किसके लिए फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइसल्फाइड या एंथैल्पी चेंज, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, ऐसे आपको सॉल्व करना है बेटा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं। आपको क्या देंगे, या तो क्वेश्चन में ये रिएक्शन आपको लिखी हुई आएगी, ठीक है, और उसमें पूछ लेंगे कि भाई इसके फॉर्मेशन के लिए एंथैल्पी चेंज क्या होगी, तो आपको ये वाली इक्वेशन खुद लिखनी पड़ेगी। ये तीनों इक्वेशन क्वेश्चन में आती है काफी बार क्वेश्चन में नहीं आती है, बट जो आपके पास ये थ्योरी फॉर्म आएगी उसी से आपको इक्वेशन बना के लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे ये करवाया ताकि आप इजीली इक्वेशन लिखना सीख लो एंड उसको बैलेंस भी करना है साथ साथ। तो आपके पास जो इक्वेशन आएंगी 2 भी हो सकती है, 3 वैल्यूज भी हो सकती है, उसमें आपके पास यहाँ फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, एटमाइजेशन पूछ सकते हैं, सब्लिमेशन पूछ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है,
लेकिन बेटा उसमें सेम प्रोसेस रहेगी, आपको ये वाले ही मेथड यूज में लेना है। ये ध्यान रखना है, जो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट है अगर वो इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगाना है, अदरवाइज पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज है कि उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, अ थर्माइट रिएक्शन used for welding of metals involve the reaction, कौन सी रिएक्शन होती है? एल्यूमिनियम की बेटा रिएक्शन कराओगे आप किसके साथ? Fe2O3। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हो, ये इसको रिप्लेस कर देता है, क्या आएगा? Al2O3 प्लस आयरन क्या हो जाएगा बेटा? रिलीज। ये भी सॉलिड फॉर्म रहेगा, ये भी सॉलिड फॉर्म है और ये भी, बट ये सॉलिड फॉर्म नहीं होता, इतना आपको ध्यान रखना है, ये मॉल्टन स्टेट में मिलता है हमें। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, सॉलिड नहीं होती कंप्लीटली, मॉल्टन स्टेट होती है उसकी। अभी पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करके चलो। देखो बेटा एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर 2 कर दो, आयरन यहाँ 2 है, यहाँ 2 कर दो, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी 3 है, बैलेंस है। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन, for this reaction given that the standard heats of formation of Al2O3 and Fe2O3 are minus 1675.7 kilojoule and minus 828.4 kilojoule mole inverse respectively. अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, देखो बेटा बहुत इजी है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। हमारे पास रिएक्शन के लिए डेल्टा H पूछा गया। अब इस रिएक्शन में हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है, जिसमें से रिएक्टेंट की एंथैल्पी भी दी हुई है या हीट दी हुई है। ठीक है, आपको पता है Al2O3 और Fe2O3 की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखो माइनस में भी है, आपको एज इट इज पुट करनी है, लेकिन इस टाइप के लिए जब डेल्टा H किसी रिएक्शन के लिए पूछा है एंड बेटा उसमें एंथैल्पी या हीट की वैल्यू भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए दी हुई हो, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अगर देखो पूरी रिएक्शन के लिए डेल्टा H दिया हुआ है और किसी एक फॉर्मेशन के लिए पूछा जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया वो करा सकते हैं। लेकिन इसमें बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए वैल्यू दी हुई है हीट की एंड पूरी ओवरऑल रिएक्शन के लिए डेल्टा H पूछता है, तो थोड़ा सा चेंजमेंट करना है आपको। क्या करना है इसका सॉल्यूशन करते टाइम? देखो बेटा जो डेल्टा H होता है फॉर एनी रिएक्शन, बेटा उसका फॉर्मूला होता है एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? उन एंथैल्पी का सम करते हैं और उस सम के लिए एक सिंबल लिखते हैं बेटा। ठीक है, रिएक्शन के लिए हम यहाँ पर एक सम के लिए एक सिंबल लिखते हैं, दिस वन, एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्टेंट। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जब प्रोडक्ट 2 हो या 2 से ज्यादा है तो हम उनका सम लेके चलते हैं, उनकी सारी वैल्यूज को सम कर देते हैं। अगर रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा है तो उनका भी वैल्यू हम क्या करते हैं? सम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, देखो डेल्टा H फॉर रिएक्शन हमें देखना है
क्या होगा, आपके पास प्रोडक्ट कितने हैं 2, Al2O3 और आयरन। ठीक है, हम क्या करते हैं, एंथैल्पी ऑफ द Al2O3 हम लिखते हैं डेल्टा H ऑफ Al2O3 प्लस आयरन बेटा 2 है, यहाँ पर 2 कर देना, इनटू एंथैल्पी चेंज ऑफ आयरन। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी सिंबल लिख सकते हो डेल्टा H और नीचे Al2O3 किसी भी फॉर्म में। ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट लिखना है तो माइनस का साइन लगाओ। अब रिएक्टेंट कितने हैं 2 हैं। कौन कौन से हैं देखो, एल्यूमिनियम कितने हैं 2, इसीलिए हमने 2 लिख दिया, इनटू एंथैल्पी चेंज ऑफ किसकी, एल्यूमिनियम की। ठीक है, एंड प्लस क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का एक साथ हमें सम लेके चलना होता है। ये किसको डिनोट कर रहा है, ये जो सिंबल है ये सम को डिनोट करता है। ठीक है, Fe2O3 की लेंगे हम तो हम लिखेंगे डेल्टा H ऑफ Fe2O3। ठीक है, क्वेश्चन में देखो हमारे पास इसकी और इसकी वैल्यू दी हुई है, हीट दी हुई है। ठीक है, हीट मतलब डेल्टा H, तो डेल्टा H फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, इसकी वैल्यू कितनी है देखो, ये -1675.7 एंड प्लस करोगे यहाँ पर 2। अब इसकी तो वैल्यू दी हुई नहीं है तो आप तो ये कहोगे हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, Fe और एल्यूमिनियम, यहाँ एल्यूमिनियम देखें और यहाँ Fe देखें तो ये किस फॉर्म में है, एलिमेंट फॉर्म के अंदर है, ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल नहीं बना रहा है। तो जो एलिमेंट फॉर्म के अंदर होता है उसकी एंथैल्पी क्या होती है, 0 होती है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0, माइनस सिंबल लगाओगे देन 2। अब एल्यूमिनियम की भी क्या रहेगी बेटा 0, क्योंकि ये एलिमेंट फॉर्म के अंदर है, प्लस एंड बेटा इसकी वैल्यू क्या है, माइनस में है, कितनी है 828.4 है ना। तो आप क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करोगे, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा H रिएक्शन के लिए कितना आएगा, -167.7, ये 0 है, माइनस का साइन एज इट इज। अब देखो माइनस माइनस किस में आ जाएगा बेटा, प्लस में, एंड 828.4। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखो, माइनस की डिजिट बड़ी है, माइनस करोगे और जब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7 से 4 गए पॉइंट में, यहाँ 3 आ गया। ठीक है, यहाँ 7 4 8, ये आपका आंसर है, किसमें आएगा, किलो जूल मोल इनवर्स के अंदर। तो ये आ गया आपका आंसर। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बेटा ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और प्रोडक्ट जब 2 या 2 से ज्यादा होता है तो उनको सम लेके चलना है। देखो हमारे पास 2 प्रोडक्ट थे, हमने उनका सम कर लिया, उनकी एंथैल्पीज को या फिर हीट को। ठीक है, सेम एज इट इज प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी कितने हमारे पास 2, हमने उनकी एंथैल्पीज को सम कर लिया। हमेशा याद रखना एलिमेंट्री जो फॉर्म होती है उसके लिए हीट जो चेंज है वो क्या रहती है 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 0 लिया। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। इसके बेस पे इन्हीं 2 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस कराए। ठीक है, अब बेटा मैं नेक्स्ट टॉपिक कर रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ डेल्टा U एंड डेल्टा H, चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज एंड एंथैल्पी चेंज। ठीक है, इनका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं डेल्टा U के लिए डिस्कस करती हूँ, इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए। इसके लिए बेटा इन दोनों के लिए ही मेजरमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जाता है जिसको हम कैलोरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कैलोरीमीटर होता है दोनों में ही होता है, बस इनका थोड़ा सा नेम चेंज किया हुआ। ठीक है, तो जो डेल्टा U यूज मेजरमेंट करते हैं या हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर।
ये कैसा होता है, देखो बेटा इसमें क्या होता है, इंसुलेट सिस्टम होता है। आपको पता है इंसुलेट सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम ना तो हीट और ना ही मैटर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि सिस्टम सराउंडिंग से ना तो हीट एक्सचेंज करेगा, मतलब एनर्जी एक्सचेंज करेगा, या फिर मैटर, तो कोई भी चीज एक्सचेंज नहीं करता, उसको हम आइसोलेट सिस्टम बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पर आइसोलेट सिस्टम है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आइसोलेट सिस्टम होता है। इस आइसोलेट सिस्टम के अंदर भी बेटा एक आइसोलेट सिस्टम होता है, एक और होता है आइसोलेट सिस्टम, मैं यहाँ पर बना देती हूँ। इस आइसोलेट सिस्टम को स्टैंड के थ्रू यहाँ पर सेट किया जाता है, ठीक है, इसके अंदर। एंड बेटा यहाँ पर इसके थ्रू ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड कराई जाती है, यहाँ से देते हैं हम O2, ठीक है, ऑक्सीजन गैस। और यहाँ से हम क्या करते हैं, रोड जो होती है लेड की, वो रोड हम यहाँ पर सेट कर देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो बेटा एक स्टैंड होता है यहाँ पर, और इस स्टैंड पे बेटा एक यहाँ पर कप रखा होता है, जैसे चाइना डिश होती है सेम, ठीक है। इसके अंदर बेटा आपके पास क्या होता है, कंपाउंड होता है, और ये जो इलेक्ट्रोड होती है इस कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, रखी हुई होती है। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्टीरियर यूज किया, पूरे को यहाँ पर जो आपके पास सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन है क्या एक्चुअल में, वाटर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है, पूरा पैक्ड है, यानी कि इसके अंदर और इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो अलग अलग, यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक कंपाउंड है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर है वाटर, ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। एंड बेटा ये लेड की क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, हम यहाँ से करंट पास करते हैं, ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर। यहाँ पर हमारे पास है नॉन कंपाउंड, मतलब इसका मास हमें पता होगा, ठीक है, नॉन कंपाउंड। और यहाँ जो भरा हुआ है वो क्या है बेटा, वाटर, ये तो मैंने आपको बता दिया। एक और आइसोलेटेड सिस्टम है ये वाला, ठीक है। एंड बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक थर्मामीटर यूज में लेते हैं, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, जिसमें मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, ये है थर्मामीटर। एंड बेटा ये होता है स्टीरियर, हम स्टीयरिंग करेंगे, हिलाते रहेंगे, ठीक है। अब देखो ये है बॉम्ब कैलोरी मीटर, इसमें हमारे पास जो कंपाउंड है उसका मास हमें पता है, मतलब कितना वेट लिया, 1 ग्राम 2 ग्राम, ठीक है, और वो कंपाउंड हमें पता है कौन सा है, तो हम उसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही इसमें बेटा करंट पास करेंगे, करंट पास कर रहे हैं कंपाउंड के अंदर, एंड बेटा यहाँ से क्या सप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होने लग जाता है, बर्न होने लग जाता है, मतलब इसमें क्या होगा, कंबशन होगा। और जब कंबशन होता है तो हीट क्या होती है बेटा, रिलीज होती है सिस्टम की, ठीक है। और जैसे ही हीट रिलीज होगी तो बाहर जो वाटर है, अब आप यू कह रहे हो आइसोलेटेड है, इसमें तो कोई भी चीज जाएगी ही नहीं, है ना एनर्जी जाएगी और ना ही कोई भी मैटर जाएगा, ठीक है। बट बेटा ये इलेक्ट्रिक रॉड भी तो है साथ में, ये इलेक्ट्रिक रॉड क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से बाहर जो वाटर है वो क्या होने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है। तो जो टेम्परेचर है इसमें वो क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। तो पहले सपोज इतना टेम्परेचर था, आफ्टर द कंबशन इसका ये टेम्परेचर हो गया, तो हम चेक कर लेंगे, ठीक है, कि कितना टेम्परेचर राइज हुआ है।
तो थर्मोमीटर की हेल्प से हमें ये पता चल जाएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है, कंबशन हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोड गर्म हो जाती है, उसकी वजह से बाहर का जो वाटर है वो भी। तो इसमें पूरे इक्वल टेम्परेचर बनाने के लिए हम स्टीरियर यूज करते हैं, उसको स्टिर करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। ठीक है, ताकि पूरा टेम्परेचर एक जैसा हो जाए सिस्टम का, और इसमें हमें जो टेम्परेचर मिले वो एक्यूरेट मिले थर्मोमीटर के अंदर। इसके लिए बेटा डेल्टा यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आएगा? Q. Q is the heat capacity of this calorimeter multiplied by rising temperature. Rising temperature का मतलब डेल्टा T, मतलब T2 minus T1. ठीक है, एंड जो आपके पास ये कंपाउंड है इसका कुछ ना कुछ मास है, एंड मॉलिक्यूलर मास भी होता है, तो मोलर मास बाय गिवन मास। ठीक है, इसकी हेल्प से बेटा हम डेल्टा यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया मेजरमेंट ऑफ द डेल्टा यू। डेल्टा एच को कैलकुलेट करने के लिए जो आपके पास क्या आया था, कैलोरीमीटर जो सिस्टम था, उसकी जो स्ट्रक्चर थी वो कॉफी कप के लाइक थी, इसीलिए बेटा इसका जो कैलोरीमीटर होता है उसको हम बोलते हैं कॉफी कप कैलोरीमीटर। ठीक है, या कॉफी कैलोरीमीटर भी बोल सकते हैं। कॉफी कप कैलोरीमीटर जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कॉफी कप के लाइक होती है। उसमें होता क्या है बेटा, इसमें बहुत सिंपल है, आपके पास 2 सॉल्यूशंस होते हैं और इन सॉल्यूशन का मिक्सचर इस कैलोरीमीटर के अंदर डाला जाता है। ठीक है, क्या करते हो आप, जो ये 2 सॉल्यूशन लेते हो, सपोज मैंने एक HCl लिया है और दूसरा क्या लिया है, NaOH लिया, लेकिन बेटा जो HCl और NaOH होगा इसकी ये नॉन होंगे, नॉन वॉल्यूम होगी, हमें पता होगा कि कितने हम ले रहे हैं वॉल्यूम इसकी। ठीक है, तो सपोज मैंने क्या किया, एक बीकर लिया और इसके अंदर मैंने HCl भरा, और वो कितना लिया मैंने, 100 ग्राम या 100 ml। ठीक है, NaOH भी मैंने एक बीकर के अंदर लिया और वो कितना लिया बेटा, 100 ग्राम। हमेशा ये याद रखना है आपको, इसमें इक्वल अमाउंट में 2 सॉल्यूशंस हम लेते हैं, इक्वल लेंगे। अगर ये 10 ले रहे हो तो ये भी 10 लोगे। ठीक है, आप देखो बेटा ये तो हमें इसका मास पता है, नॉन है ये। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को एक आइस बाथ लेना है, मैं यहीं पर शो कर रही हूँ सेकेंड स्टेप, और इसके अंदर हमें रखना है, ये यहाँ पर क्या होगा, आइस बाथ है ये। ठीक है, आइस क्यूब से इसके अंदर। ऐसा क्यों, दोनों के टेम्परेचर को हमें इक्वल रखना है। ठीक है, आपको पता है एक एसिड है एक बेस है, एसिड की पीएच कम होती है, बेस की पीएच ज्यादा होती है, तो दोनों का टेम्परेचर अलग मिलेगा, दोनों की एनर्जी अलग मिलेगी। तो दोनों की एनर्जी को आपको इक्वल करने के लिए इसको पहले आइस बाथ में रखेंगे, दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया। देन उसके बाद आप क्या करोगे, एक इस टाइप से कॉफी कप होता है और यहाँ बेटा थर्मामीटर यूज में लेते हैं। ठीक है, मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ। ये होता है बेटा एक थैली होती है, बॉटल, थैली की पॉलीथीन वाली बॉटल्स होती है। ठीक है, कॉफी कप के लाइक होती है। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले हम HCl वाला उठाएंगे, इसके अंदर डाल देंगे, फिर NaOH वाला बीकर उठाएंगे, फिर इसके अंदर डाल देंगे। तो अब आपके पास सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर आ जाएगा। ठीक है, वो मिक्सचर किसका आया, HCl प्लस NaOH का आया। जैसे ही आप मिक्स करोगे, कब पहले आपने HCl डाला, जस्ट आपको विदिन 1 सेकेंड आपको क्या करना है, NaOH इसके अंदर डाल देना है। जैसे ही बेटा आप दोनों मिक्सचर मिक्स हुए, इस थर्मामीटर के अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा, चेंज होगा, और उसकी हेल्प से बेटा हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो आप, डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, देखो फॉर्मूला, मास, यहाँ पर जो मास है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है जो आप ये ले रहे हो, HCl और NaOH। 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, दोनों का इक्वल होता है। ठीक है, हम इजीली बता सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट, क्योंकि इन दोनों को हम क्या करें, दोनों के टेम्परेचर को, हीट को इक्वल करने के लिए आइस बाथ में रख रहे हैं, तो इनकी स्पेसिफिक हीट होती है। सॉल्यूशन की स्पेसिफिक जो हीट होती है वो बेटा फिक्स होती है
4.2 किलो जूल ग्राम इनवर्स के अंदर, ठीक है। तो ये 4.2 वैल्यू आपको ध्यान रखनी है एंड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1, ठीक है। मास आपको पता है, देखो ये 100 है, ये 100, तो मास कितना आ गया 200। स्पेसिफिक हीट कितनी आ गई 4.2। टेम्परेचर आप यहाँ से नोट करोगे, ये थर्मामीटर है, इसमें पहले टेम्परेचर सपोज ये था, फिर ये इंक्रीज हो गया, ये वाला T2 है, ये वाला T1 है। आप T2 में से T1 माइनस करोगे, आपके पास टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ वो आ गया, वो आप यहाँ पुट करोगे, आपके पास क्या आ गई डेल्टा H की वैल्यू आ गई। तो आपके जो क्वेश्चन में डेल्टा H दिया हुआ रहता है, एंथैल्पी दी हुई रहती है चेंज, वो बेटा इसी की फॉर्म से निकाली जाती है, इसी की हेल्प से निकाली जाती है, ठीक है। तो ये था बेटा मेजरमेंट ऑफ डेल्टा U एंड डेल्टा H। तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होती है, उसकी इंटरनल एनर्जी, और बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या रिलीज होती है, वही क्या होती है बॉन्ड एंथैल्पी। एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी, जो कंपाउंड होगा, जो मॉलिक्यूल होगा, उसकी जो कुछ एनर्जी होगी वो होगी बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी हम बताते हैं जैसे कि हाइड्रोजन है H2 और क्लोरीन है, ये क्या करेंगे, दोनों कंबाइंड होके बना रहे 2HCl। इसका मतलब इन दोनों में क्या हो रही है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। और जब बॉन्ड फॉर्म होता है, जब फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होती है, तब क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में हमेशा एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। और जो एनर्जी रिलीज होगी वही क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी। क्लियर है। और इन दोनों मॉलिक्यूल्स की जो खुद की एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। ऐसे मैंने कहा 2HCl है, ये बॉन्ड हमें क्या करना है, ब्रेक करना है और इसको डिसोशिएट करना है, ठीक है, एटम्स के अंदर या आयंस के अंदर, किसी में भी। तो इसमें बेटा एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है। तो जब बेटा बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, तो बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। और एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी उसी को आप क्या बोलोगे, बॉन्ड एंथैल्पी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा H B से, B का मतलब बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, H का मतलब एंथैल्पी, B मतलब बॉन्ड, ठीक है। तो ये है बॉन्ड एंथैल्पी। अब आती है लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लिमिटेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है आपसे। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो बेटा, फर्स्ट लॉ के अंदर प्रोसेस आप सारी देख रहे हो, एनर्जी चेंज हो रही है वो देख रहे हो, आप देख रहे हो ना। लेकिन क्या इसमें ये एक्सप्लेन हुआ कि जो हीट होती है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ही ट्रांसफर क्यों होती है, नहीं एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। यानी कि जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस की फिजिबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया जाता किसमें, फर्स्ट लॉ के अंदर। अगर हम देखें कि जो वाटर होता है वो अप टू डाउन आता है ना, जो वाटर होता है अप टू डाउन, वो क्यों आता है, जो जितनी भी गैसेस होती हैं वो डिफ्यूज होती है ना गैसेस, वो डिफ्यूज हो रही है किस फॉर्म में, अगर हम बात करें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, पर क्या यहाँ एक्सप्लेन हुआ लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर, नहीं डिस्कस नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर क्या आ गई इसकी लिमिटेशन, ठीक है। हम इतनी चीजें देख रहे हैं बेटा, ये सारी की सारी क्या है, प्रोसेस की फिजिबिलिटी, दैट मीन्स स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नहीं है, इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता है, क्लियर है।
तो ये सारी चीजें आती हैं लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। क्लियर? तो कल मिलते हैं बेटा स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस टॉपिक के साथ। टेक केयर।